गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा कॉस्ट वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेवेन्यू। पूरा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आज ही खत्म हो जाएगा। पूरा एक पेज पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो रेवेन्यू वाले चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि रेवेन्यू होता क्या है। क्लियर? रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का मतलब होता है वाट एवर अमाउंट अ सेलर रिसीव, या आप प्रोड्यूसर भी कह सकते हो, अ प्रोड्यूसर रिसीव आफ्टर सेलिंग हिज टोटल आउटपुट। अपना पूरा आउटपुट बेचने के बाद, या अपना पूरा आउटपुट बेचने के बाद उसको जो भी अमाउंट मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। क्लियर? तो जो भी अमाउंट मिलेगा उसको रेवेन्यू कहेंगे। बेटा थोड़ा सा वेट करो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। आज थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो, और फिर भी क्लियर नहीं होता है तो फिर मैं कुछ नेटवर्क सेटिंग चेंज करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं रेवेन्यू क्या होता है। चैप्टर का नाम है रेवेन्यू। बुक ओपन कर लो सब लोग अपने पास। रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का मतलब होता है व्हाट एवर अमाउंट अ प्रोड्यूसर रिसीव आफ्टर सेलिंग हिज टोटल आउटपुट। अपना पूरा आउटपुट बेचने के बाद, या जो भी आउटपुट वो बेच रहा है, टोटल भी ना कहो तो भी ठीक है, कि जो भी आउटपुट वो बेच रहा है उसको बेचने के बाद जो भी रुपया उसको रिसीव होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू कहेंगे। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अब क्लियर है क्या बेटा? एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को तुम्हें समझाता हूं। देखो, मान लो कि कोई चीज थी जो कि 10 रुपए की बनी थी। कितने रुपए की बनी थी? कॉस्ट उसकी 10 रुपए की थी, और उसको सेल कर दिया 20 रुपए में। कोई ए चीज थी। कोई बी चीज थी जो 10 रुपए की बनी थी लेकिन उसको सेल किया 5 रुपए में। और कोई सी चीज थी जो 10 रुपए की बनी और उसको सेल किया गया 10 रुपए में। बताओ रेवेन्यू कितना होगा? बेटा कौन बताएगा? रेवेन्यू बताओ बेटा, इसमें रेवेन्यू कितना होगा? बताओ कोई जल्दी फटाफट। 10 रुपए की चीज को 20 रुपए में बेच दिया, रेवेन्यू कितना होगा बेटा? 10 होगा। अच्छा, बी 10 रुपए की चीज को 5 में बेचा, रेवेन्यू कितना होगा? 5 या -5? -5। अच्छा, 10 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेचा, रेवेन्यू कितना होगा? 0। बेटे आप सब लोगों ने बताया कि 10 रुपए की चीज को 20 में बेचेंगे तो 10 रेवेन्यू होगा, 10 रुपए की चीज को 5 में बेचेंगे तो -5 रेवेन्यू होगा, 10 रुपए की चीज को 10 में बेचेंगे तो 0 रेवेन्यू होगा। आप सबका आंसर गलत है। आप सबका आंसर गलत है। डेफिनेशन देखना जरा क्या है। डेफिनेशन है व्हाट एवर अमाउंट अ सेलर या प्रोड्यूसर रिसीव आफ्टर सेलिंग हिज आउटपुट। अपना आउटपुट बेचने के बाद जो भी अमाउंट उसको मिलता है, बेटे सेल को ही हम रेवेन्यू कहते हैं। ध्यान रखना, सेल को ही रेवेन्यू कहते हैं। आप लोगों ने जो मुझे बताया है उसको तो हम प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं बेटा। देखो 10 रुपए की चीज को 20 में बेचा तो रेवेन्यू 20 ही होगा। 10 रुपए की चीज को 5 में बेचा तो रेवेन्यू 5 ही होगा। 10 रुपए की चीज को 10 में बेचा तो रेवेन्यू 10 ही होगा। सेल और रेवेन्यू दोनों एक ही चीजें होती हैं। मैंने आपको अभी डेफिनेशन नहीं बताई क्या? रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट एवर अमाउंट, नो मैटर वेदर इट इज प्रॉफिट और इट इज लॉस, जो भी पैसा, जो भी अमाउंट मिलेगा, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे लॉस है, उसी अमाउंट को हम रेवेन्यू कहेंगे। आप लोगों ने जो आंसर दिए थे ना वो प्रॉफिट होता है। कैसे निकलता है प्रॉफिट? प्रॉफिट निकलता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। कैसे निकलता है प्रॉफिट? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। जो आप लोगों ने मुझे अभी बताया था वो प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू देखो 20 का मिला था, 10 रुपए की चीज थी तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 5 का रेवेन्यू मिला था, 10 रुपए की चीज थी तो -5 प्रॉफिट हो गया।
10 रुपए की चीज को 10 में बेच दिया तो बेटे 0 प्रॉफिट हो गया। ये आपका क्या कहलाता है, जो हमने निकाला था वो प्रॉफिट कहलाता है। समझ रहे हो ना। और बेटे रेवेन्यू तो यही होता है, वाट एवर अमाउंट अ सेलर और अ प्रोड्यूसर रिसीव आफ्टर सेलिंग हिज टोटल आउटपुट। क्लियर हुआ रेवेन्यू? बोलो फटाफट, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ, तो रेवेन्यू का मतलब क्लियर हो गया ना। हाँ बस यही ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बेटा रेवेन्यू वाले में 3 चीजें यूज होती हैं, टीआर, एमआर और एआर। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। तीनों की डेफिनेशन समझ लो और तीनों को ढंग से समझ लेना, ठीक है। चलिए देखो, समझो जरा। रेवेन्यू तो सबसे पहला होता है टोटल रेवेन्यू। क्या होता है सबसे पहला? टोटल रेवेन्यू। दूसरा होता है मार्जिनल रेवेन्यू और तीसरा होता है एवरेज रेवेन्यू। टीआर, एमआर और एआर, 3 चीजें आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। टीआर, एमआर और एआर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टोटल रेवेन्यू की, तो इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज द, टोटल रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द सम टोटल ऑफ रेवेन्यू received after selling all the units of a commodity। एक कॉमोडिटी की सारी यूनिट बेचने के बाद जो भी हमें रिसीव होता है उसी को हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। मान लो एक पार्ले जी की बिस्किट की 1 पैकेट बेची, 2 बेची, 3 बेची, 4 बेची और 5 बेची। अगर पार्ले जी बिस्किट का प्राइस 10 है तो कोई बताएगा टोटल रेवेन्यू कितना मिलेगा? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है बेटे प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्या फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू का? प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो, वैसे अगर डेफिनेशन के तौर पे देखा जाए तो सम टोटल ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग ऑल यूनिट्स, सारी यूनिट बेचने के बाद जो भी अमाउंट रिसीव होगा। तो 10 इंटू 1 10, 2 इंटू 10 20, हर यूनिट पर बेटा 50 150 नहीं, हर यूनिट का टोटल होगा। 1 यूनिट बेचेगा तो टोटल रेवेन्यू 10, 2 यूनिट बेचेगा तो टोटल रेवेन्यू 20, 3 यूनिट बेचेगा तो 30, 4 यूनिट बेचेगा तो 40, 5 यूनिट बेचेगा तो 50। अभी जो आप लोगों ने बताया था ना, अभी आप लोगों ने आंसर, किसी बच्चे ने 50 दिया, किसी ने 150 दिया, वो नहीं होता टीआर। हर यूनिट का टोटल निकलता है, हर यूनिट का। 1 यूनिट बेची तो टोटल 10, 2 यूनिट बेची तो टोटल 20, 3 यूनिट बेची तो टोटल 30, 4 यूनिट बेची तो टोटल 40 और 5 यूनिट बेची तो टोटल 50। बताओ किसी को कोई दिक्कत टोटल रेवेन्यू में? जल्दी बोलो। नो सर। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू पर चलते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है इट इज चेंज इन टीआर बिकॉज ऑफ सेल ऑफ one extra unit of आउटपुट की एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर टीआर में जो भी चेंज आएगा, तो एमआर का क्या फॉर्मूला होता है? टीआर एन माइनस 1, यानी कि नीचे वाले टीआर में से ऊपर वाला माइनस। समझ में नहीं आया होगा, बताता हूं कैसे निकलता है एमआर। देखो, सबसे पहले मैंने यूनिट लिखी 1 2 3 4 5, उसके बाद प्राइस लिखा। पार्ले जी का प्राइस कितना था? 10 रुपया। दोनों का मल्टीप्लाई किया, टीआर आ गया 10 20 30 40 50। तो एमआर क्या होता है बेटे? एमआर होता है
एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर टीआर में जो भी चेंज आया, एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर टीआर में जो भी चेंज आया, देखो पहले 0 से 1 किया तो टीआर 0 से 10 हो गया 10, 1 से 2 किया टीआर 10 से 20 हो गया 10 10 10 10। इन सिंपल वर्ड्स नीचे वाले टीआर में से ऊपर वाला आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, एमआर आ जाएगा। जरूरी नहीं है एमआर हमेशा कांस्टेंट आए, ये ध्यान रखना। अगले वाले टॉपिक में बताऊंगा कि एमआर कब कांस्टेंट होता है और कब कांस्टेंट नहीं होता है, अगले वाले टॉपिक में बताऊंगा। फिलहाल ये बताओ एमआर निकालना आ गया, एमआर की डेफिनेशन आ गई, बताओ फटाफट। हाँ, अब लास्ट में बचता है एवरेज रेवेन्यू। लास्ट में क्या बचता है बेटे, एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, इट इज रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर आफ्टर सेलिंग सिंगल यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी, सिंगल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी। किसी भी कॉमोडिटी की एक यूनिट बेचने पर, किसी भी कॉमोडिटी की एक यूनिट बेचने पर जितना भी पैसा रिसीव होता है प्रोड्यूसर के द्वारा, उसे ही हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, टीआर का फॉर्मूला होता है बेटे टीआर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्या फॉर्मूला होता है एआर का, टीआर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो देखो टीआर कितनी थी, यूनिट 1 2 3 4 5, प्राइस 10 10 10 10 10, यूनिट और प्राइस का मल्टीप्लाई करके टीआर आ गया 10 20 30 40 50। तो एआर क्या होता है, एआर होता है टीआर को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। अगर डेफिनेशन देखो तो क्या है, एक यूनिट कितने में बेची, तो एक यूनिट 10 में बेची 10, 2 यूनिट 20 में बेची हैं तो एक यूनिट 10 10 10 10। क्लियर। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, AR इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि AR जो होता है वो हमेशा प्राइस के बराबर होता है। ऐसा क्यों, देखो अगर हम थ्योरेटिकली समझें तो AR क्या है, एक यूनिट जितने में बेची, और प्राइस क्या है, एक यूनिट का प्राइस, तो दोनों ऑब्वियसली बराबर होंगे। अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो AR का क्या फॉर्मूला होता है, TR अपॉन क्वांटिटी, और TR का क्या फॉर्मूला होता है, TR का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, क्वांटिटी से क्वांटिटी कट गई, AR इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि व्हाई AR इज इक्वल टू प्राइस, तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला सॉल्यूशन आपको उनको दिखा देना है कि इस वजह से AR जो है वो प्राइस के इक्वल होता है। क्यों होता है, AR का फॉर्मूला TR अपॉन क्वांटिटी, TR का फॉर्मूला प्राइस इंटू क्वांटिटी, मैंने बताया हुआ है, ये रहा TR का फॉर्मूला प्राइस इंटू क्वांटिटी, क्वांटिटी से क्वांटिटी कट गई, AR इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। बताओ तीनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई, बताओ बेटे जल्दी, एक बार देख लो, आ गई तीनों चीजें, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा चैप्टर है, सॉरी, लेकिन ये वाला टॉपिक, इससे अगला जो टॉपिक मैं कराने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये एग्जाम में जरूर आएगा जो मैं अगला टॉपिक तुम लोगों को कराने वाला हूं, और इसी टॉपिक में बताऊंगा क्या MR AR हमेशा कांस्टेंट रहेंगे या कभी चेंज भी हो सकते हैं। हाँ बेटा समझो जरा, मैं समझाता हूं, ठीक है। देखो देखो अगला टॉपिक है रेवेन्यू कर्व अंडर डिफरेंट मार्केट्स। यहां से लेके यहां तक ये तुम्हारा पूरा टॉपिक खत्म होगा, यहां से यहां तक, ठीक है। अगला जो टॉपिक है तुम्हारा वो है रेवेन्यू कर्व अंडर डिफरेंट मार्केट। ध्यान से समझना, बाद में लिखना, पहले समझ लेना। देखो टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है
दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। टॉपिक का नाम है रेवेन्यू कर्व अंडर डिफरेंट मार्केट्स। अलग अलग मार्केट में रेवेन्यू कर्व कैसे बनते हैं। अब देखो मार्केट वाला चैप्टर है बिल्कुल अलग, फॉर्म्स ऑफ मार्केट है तुम्हारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो चैप्टर बिल्कुल अलग है, मतलब इस चैप्टर से अलग चैप्टर है वो, लेकिन उसी में से कुछ पॉइंट्स हम लोग यहां उठाएंगे। वो चैप्टर आपका बाद में आएगा, लेकिन यहां पे अभी केवल तुमको कुछ पॉइंट समझ लेने हैं। वो कौन से हैं? देखो 3 तरीके की मार्केट में रेवेन्यू कर्व बनता है। 3 तरीके की मार्केट में कौन कौन सी मार्केट होती है भाई, वो समझाता हूं। देखो जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल कॉर्नर से हमें लेना पड़ेगा, तो आप लोग बता देना अगर आपको दिखाई ना दे तो। सबसे पहली जो मार्केट होती है बेटा वो होती है आपकी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। अच्छा दूसरी जो मार्केट होती है वो आपकी होती है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट। अच्छा तीसरी जो मार्केट होती है आपकी वो होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। तो ये इस तरीके से आपकी टोटल कितनी मार्केट बनती है? इस तरीके से आपकी 3 मार्केट बनती हैं। इन तीनों मार्केट में रेवेन्यू कर्व अलग अलग तरीके से बनता है बेटे। इन तीनों ही मार्केट में रेवेन्यू कर्व अलग अलग तरीके से बनता है। चलिए समझते हैं कैसे बनता है। अगर मैं बात करूं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो याद रखना ये वो मार्केट होती है जहां प्राइस कांस्टेंट रहता है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर आप हमें बता दीजिए कि यहां प्राइस क्यों कांस्टेंट रहता है। अभी मैं ये चीज तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, ये चीज मैं बताऊंगा तुमको नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अभी आप लोग केवल इतना ध्यान रखो कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट है जहां पर प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो प्राइस यहां पे कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है, प्राइस कांस्टेंट। ओके अच्छा मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में प्राइस चेंज होता है। यहां पर प्राइस चेंज होता है इन दोनों मार्केट में, तो मैं लिख देता हूं प्राइस चेंज। लेकिन मोनोपोली मार्केट में प्राइस जो है वो ज्यादा चेंज होता है और क्वांटिटी जो है वो कम चेंज होती है। यहां पे भी मोनोपोलिस्टिक में भी प्राइस चेंज होता है, लेकिन प्राइस कम चेंज होता है और क्वांटिटी जो है वो ज्यादा चेंज होती है। यानी कि इसको मैंने तुम लोगों को डिमांड वाले चैप्टर में बताया था कि इस कंडीशन को हम कहते हैं इनइलास्टिक। क्या कहते हैं? इनइलास्टिक। और इस कंडीशन को हम कहते हैं इलास्टिक। याद है जब मैंने डिग्रीज पढ़ाई थी आप लोगों को, जब मैंने आप लोगों को डिग्रीज पढ़ाई थी तब मैंने आपको यह बताया था कि अगर प्राइस में ज्यादा चेंज है क्वांटिटी में कम चेंज है तो उसको हम इनइलास्टिक कहते हैं। प्राइस में कम चेंज क्वांटिटी में ज्यादा चेंज है तो हम उसको इलास्टिक कहते हैं। तो ये दोनों चीजें समझ में आई तुम लोगों को? देखो समझने वाली बात जो हम करेंगे वैसे भी वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी तुम लोगों को केवल ये चीज याद कर लेनी है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मोनोपोली मार्केट में प्राइस में कम चेंज आएगा और क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आएगा, और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में प्राइस में कम चेंज आएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, हाँ प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा और क्वांटिटी में कम। दिख रहा होगा तुम लोगों को, कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। आगे बढ़ूं? बताओ अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए अब देखो, अब सबसे पहले हम शेड्यूल बनाएंगे। ये ध्यान रखना इस रेवेन्यू वाले पूरे चैप्टर में अगर आपको एक भी कर्व और एक भी डायग्राम बिना गलत किए बनाना है तो सबसे पहले शेड्यूल बनाना है।
शेड्यूल देखो कैसे बनेगा, जैसा ऊपर हम लोगों ने बता दिया है शेड्यूल बिल्कुल वैसे ही बना दो। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस चेंज नहीं होता, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यूनिट लिखनी है। यूनिट 1 2 3 4 5 6 7। प्राइस कांस्टेंट रहेगा 10 10 10 10 10 10 और 10। चलिए मोनोपोली मार्केट में यूनिट लिखनी है 1 2 3 4 5 6। प्राइस लिखना है 10 8 6 4 2। अब किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लेना, क्या मैंने ऊपर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों शेड्यूल नहीं बनाए हैं क्या? इस वाले में उसने कहा परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम रहेगा, तो देखो मैंने सेम रख दिया। ठीक है, 5 तक ही ले लेते हैं, हर एक में 5 तक ही ले लेते हैं, तो कोई कंफ्यूजन तो भी नहीं रहेगा। एक सेकेंड, 1 2 3 4, अरे यार 2 3 4 5, 10 10 10 10 10। ठीक है, यहां पे 5 तक लिया है, 10 8 6 4 2। क्या मैंने शेड्यूल एकदम ऊपर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाया है कि नहीं? इस वाले में कहा था कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा, मैंने कांस्टेंट रखा। इस वाले में कहा था कि प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा, क्वांटिटी में कम आएगा, तो देखो मैंने वही रखा है। प्राइस में 2-2 का चेंज आ रहा है और क्वांटिटी में 1-1 का चेंज आ रहा है। कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे इस पर। तो देखो इसमें भी आप पहले यूनिट लिख लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, प्राइस चेंज करेंगे, तो प्राइस जैसे मैंने चेंज किया है बेटे 7 6.5 6 5.5 5 4.5 एंड 4। ठीक है, बताओ ऊपर वाली कंडीशन मैंने यहां पे लागू की है कि नहीं की है? तीनों में शेड्यूल का पहला स्टेप सबको समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बेटा, जल्दी बताओ। आ गया ना? बस इसमें कुछ है भी नहीं। अब क्या है, अब तो हो गया। अब तुरंत टीआर एमआर और एआर निकाल दो। टीआर एमआर और एआर कैसे निकलता है? टीआर निकलता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी कर देंगे 10 20 30 40 50। टीआर निकलता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, कर देंगे 10 16 18 16 10। टीआर निकलता है प्राइस इंटू क्वांटिटी 7 6.5 6.5 बेटा 13 हो गया है ना, 18 हो गया, और ये हो गया आपका 22 25, और ये हो गया आपका 27, और ये हो गया 28। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? टीआर निकाल दिया मैंने। चलिए अब एमआर और एआर निकाल देते हैं। एमआर कैसे निकलता है? नीचे वाले टीआर में से ऊपर वाला माइनस, तो 10 10 10 10 10। एमआर कैसे निकलता है? नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, 10 6 2 -2 -6। एमआर कैसे निकलता है? नीचे वाले टीआर में से ऊपर वाला माइनस 7, 13 में से 7 गए तो कितने बचे? 6 5 4 3 2 1। अच्छा और आगे निकाल लेते हैं इसको, 3.5 तो 28 ही बचेगा। ये 28 तो 0, एक और निकाल लो बस, 3 -1। ठीक है, तो ये आप लोगों का आ गया एमआर। अब एआर तो आप आंख बंद करके प्राइस के बराबर रख दो। हमने अभी समझा था कि एआर तो हमेशा प्राइस के बराबर होता है,
तो AR को प्राइस के बराबर रख दो, तो जहां पे प्राइस कांस्टेंट था तो AR भी कांस्टेंट आएगा, यहां पे प्राइस घट रहा था तो AR भी घटते हुए आएगा, यहां पे भी प्राइस घट रहा था तो AR भी घटते हुए आएगा। 7, 6.5, 6, 5.5, 5, 4.5, 4, 3.5, 3। क्लियर? बताओ शेड्यूल समझ में आया कि नहीं आया? इस वाले में मैंने 0.5 माइनस किया है केवल प्राइस में, क्योंकि क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आना चाहिए और प्राइस में कम। क्लियर? तो तीनों शेड्यूल समझ में आए कि नहीं आए? बताओ जल्दी जल्दी बताओ बेटे, तीनों शेड्यूल समझ में आए कि नहीं आए? ये लो दिख रहे होंगे आप सबको, आ गए। गुड। चलिए अब जरा दिल थाम के बैठना, अब समझो इसका मतलब क्या हुआ कि परफेक्ट कंपटीशन में AR, MR और TR, सॉरी AR, MR और प्राइस तीनों बराबर होंगे। AR बराबर MR बराबर प्राइस। क्लियर? यही तो मतलब हुआ इसका, दिख रहा होगा तुम लोगों को बेटे। AR, MR और प्राइस तीनों बराबर होंगे। देखो AR, MR और प्राइस तीनों बराबर हैं, तो याद रखना ये कंडीशन होती है या आप कह सकते हो प्रॉपर्टी होती है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट होने की वजह से MR, AR और प्राइस तीनों एक दूसरे के बराबर आते हैं और तीनों ही कांस्टेंट रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि MR और AR कर्व कैसा बनेगा? परफेक्ट कंपटीशन का MR बराबर AR बराबर प्राइस, यानी कि नीचे आ जाती है बेटे हमारी आपकी क्या आ जाती है? नीचे आ जाती है यूनिट। एक्स एक्सिस पे यूनिट आ गई, वाई एक्सिस पे हमारी AR एंड MR आ गई। तो ये तीनों के तीनों कैसे रहेंगे? 10 पे कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR कर्व कैसे बनते हैं? परफेक्टली इलास्टिक पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसे बनते हैं मैं लिख देता हूं यहां पे, परफेक्टली इलास्टिक पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब क्यों बन रहा है? कोई बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? क्यों बन रहा है? बन इसलिए रहा है क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस कांस्टेंट होने की वजह से AR और MR भी कांस्टेंट आ गए, तो कर्व हमारा पैरेलल बन गया 10 पर। ठीक है? ओके। और TR कर्व जो होता है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ता हुआ चला जाता है। TR देख सकते हो आप 10, 20, 30, 40, 50 कांस्टेंट रेट से बढ़ता हुआ चला गया। तो परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व अगर एवरेज और मार्जिनल का पूछेगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनते हैं स्ट्रेट लाइन, और TR का पूछेगा तो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि TR बढ़ता चला जाता है कांस्टेंट रेट से। क्लियर? अब इधर आते हैं, अब आ जाओ मोनोपोली मार्केट पर। अब आ जाओ बेटे मोनोपोली मार्केट में किस तरीके से बनेगा। देखो आप देख सकते हो कि मोनोपोली मार्केट में MR 10, 6, 2, -2, -6 घटा, 0 हुआ और नेगेटिव हो गया। एक पॉइंट था 10, वहां से चालू हुआ, एक यूनिट पर 10 था, घटा, 0 हुआ और नेगेटिव हो गया। MR और AR एक ही पॉइंट से चालू होंगे 10 से, और AR जो है वो MR से ज्यादा रहेगा, लेकिन कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होगा। याद रखना MR 0 या नेगेटिव हो सकता है। आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे हमने जैसे ही यूनिट डाली हमारा MR घटने लगा, इधर आएगा MR एंड AR। जैसे ही हमने यूनिट बढ़ाई MR घटने लगा, फिर नेगेटिव हो गया, घटते घटते नेगेटिव हो गया। अब AR जो है वो घट रहा है लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। AR नेगेटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि AR प्राइस होता है और किसी भी चीज का प्राइस कभी भी 0 नहीं हो सकता बेटा, है ना? तो AR कभी 0 नहीं होगा, लेकिन इससे हमेशा ज्यादा रहेगा। तो आप देख सकते हो ये कर्व बनेगा। अच्छा ये कैसा बनेगा? ये बनेगा इनइलास्टिक। कैसा बनेगा? इनइलास्टिक। क्लियर? ओके। TR कर्व डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता हुआ जाएगा और एक टाइम पे जाके घट जाएगा। TR कर्व
डिक्रीजिंग रेट से। देखो पहले 10 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा और फिर घट गया। डिक्रीजिंग रेट यही होता है, हमने पहले भी देखा हुआ है। तो टीआर कर्व डिक्रीजिंग रेट से बढ़ते हुए गिर जाएगा। अब यहां देखते हैं रेवेन्यू कर्व कैसा बनेगा। क्लियर? यहां पर भी सेम यही चीज हो रही है, आप देख सकते हो यहां पर भी एमआर जो है वो घट रहा है, जीरो हो रहा है और नेगेटिव हो रहा है। एआर जो है वो घट रहा है लेकिन जीरो या नेगेटिव नहीं हो रहा है। लेकिन एक डिफरेंस है, यहां का जो एमआर है ना वो थोड़ा दूर जाके नेगेटिव होगा, एआर भी थोड़ा दूर तक जाएगा। इन दोनों में यही अंतर होता है, इसके एमआर में और इसके एमआर में यही अंतर होता है कि ये जो है इनइलास्टिक होता है, ये इलास्टिक। समझाता हूं। यहां पे एमआर जीरो कहां हुआ है, यहां पर एमआर जीरो हुआ है 3 और 4 के बीच में। बताओ, 2 से -2 हो गया, यानी कि 3 और 4 के बीच में एमआर जीरो हुआ है, 3 और 4 के बीच में। लेकिन यहां एमआर कहां जीरो हुआ है, यहां एमआर जीरो हुआ है 8 पे जाके, एमआर जीरो हुआ है 8वीं यूनिट पर जाकर। तो इसलिए ये इलास्टिक रहता है और ये इनइलास्टिक, यानी कि ये जल्दी गिर जाता है और ये दूर जाके गिरता है। केवल ये अंतर है। रीजन क्या है? रीजन ये वाली लाइन है कि यहां पर प्राइस में कम, प्राइस में ज्यादा, क्वांटिटी में चेंज कम आता है, और यहां पर प्राइस में कम, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आता है। क्लियर? इसका भी टीआर कर्व बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ते हुए हाईएस्ट होके गिर जाएगा। यहां पे आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगर इसके अलावा कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, ये तीनों कर्व हैं आपके और ये पूरा का पूरा आपका पूरा टॉपिक खत्म हुआ है। आप देख लो एक बार।